हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापत। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 और थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और थेल्स थ्योरम में जो भी प्रूफ्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मेन इस एक्सरसाइज में जो पहली जो एक्सरसाइज है हमारे 6.1, उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है सिमिलैरिटी का। ठीक है, और ये जो पूरा चैप्टर है वो ट्राइंगल की जो सिमिलैरिटीज की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेनली सिमिलैरिटी होती क्या है। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का जो शेप है वो सेम होना। ठीक है, साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप, किसी दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स का अगर शेप और साइज जो है वो अगर सेम हो तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम होना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट्स के जो शेप जो होते हैं वो अगर सेम है, ठीक है, साइज डिफरेंट हो सकते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका जो शेप है वो सेम है, दिखने में दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिमिलर। ठीक है ना, उसको हम लोग देखो मैथ्स की भाषा जो रहती है उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होता है। देखो क्या दिया हुआ है कि सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टी वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है मैथ्स में, कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो यहाँ पर इक्वल होंगे। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा। ठीक है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। साइड्स इक्वल नहीं होगी, रेशियो जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, चलो इसको हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है, जैसे ये एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा सर्कल, इस तरीके से ये सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक, इन सर्कल्स को अगर आप देखो तो शेप जो है वो सारे सेम है, साइज डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो सारे सर्कल्स जो सारे होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो सारे जो सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हमने ले रखा है किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर में भी क्या होता है, सारी स्क्वायर्स जो होते हैं वो सबकी जो साइड्स होती है वो सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने ये वाला स्क्वायर लिया है, इसकी साइड को अगर हमने ए मान लिया है तो ये वाली साइड भी ये हो जाएगी, ये भी ये हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। और ये वाला जो स्क्वायर है उसको अगर हमने बी माना है, ठीक है, इसकी एक साइड को अगर हमने बी माना है तो सारी साइड्स इसकी बी की हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि सारे जो स्क्वायर्स होते हैं उनके सभी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएंगे, सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, अब इस स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। वैसे ही इसको दे देते हैं पी, क्यू, आर और एस। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो एंगल ए जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल पी के। तो एंगल ए और एंगल पी क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर, ये भी 90 ये भी 90 है, तो बराबर हो गया। एंगल बी जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू के, तो एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो भी बराबर है। एंगल सी किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल आर के, तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। एंगल डी भी इसी तरीके से एंगल एस के बराबर है, इसीलिए इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सब बराबर है और आपस में, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो सब इक्वल है यहाँ के। अब इसमें अगर आप देखो तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है, इस स्क्वायर की और ये वाले दूसरा जो छोटा वाला स्क्वायर है इसकी। ठीक, अब करस्पॉन्डिंग साइड इसकी ए, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, पी क्यू। अब ए बी और ये पी क्यू, ए बी और पी क्यू का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या आएगा, ए अपॉन में बी, बिल्कुल यही आएगा ना। अब बी सी की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो कौन सी होगी, क्यू आर। अब बी सी और क्यू आर का जो रेशियो निकालेंगे वो क्या आएगा, वो भी आपका क्या आएगा, ए अपॉन में बी। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमेशा सारे स्क्वायर्स में हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए। और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है ही सही। तो ये जो हमारी सिमिलैरिटी की जो मेन दो कंडीशन है उनको फॉलो कर रहा है, क्या कि एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में तो ये जो साइड्स हैं वो सारी एक दूसरे के बराबर है, वैसे ही ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसकी भी सारी एक साइड्स एक दूसरे के बराबर है।
तो वैसे ही इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर ही होते हैं सारे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो भी सारे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ये भी सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर हो गया, ठीक है। अब नॉन सिमिलर कैसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। सिमिलरिटी तो समझ में आ गई, कोई चीज़ नॉन सिमिलर कैसे होगी ये कैसे समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, इसकी जो चारों साइड से वो बराबर है। अब वैसे ही हमने एक रेक्टेंगल मान लिया है। अब ये जो फिगर है पहला वाला, ये दूसरे वाले फिगर से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ना तो से साइज सेम है और ना ही इसका शेप सेम है, इसीलिए ये जो है तो वो सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ठीक। ये चीज़ कंप्लीटली क्लियर हो गई। वैसे ही ट्राइंगल में भी अगर आप देखोगे तो एक अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं इस तरीके से, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका ना जो इसका शेप और साइज दोनों ही डिफरेंट है, तो ये एक तरीके से नॉन सिमिलर हो गया, ठीक। तो चलो चलते हैं और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 में, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। देखो ये चीज़ मैंने पहले ही बताई आपको पिछले वाली स्लाइड में कि जो सारी सर्कल्स होती है वो सिमिलर होती है। कॉन्ग्रुएंट क्या चीज़ होती है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि शेप और साइज दोनों ही एग्जैक्टली सेम होना, ठीक। उसी करस्पॉन्डिंग जो रहते हैं उसका करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो अगर एग्जैक्टली सेम हो तो उस ऑब्जेक्ट को या उस पॉलीगन को, उस ट्रायंगल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या पॉलीगन को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड जो है वो सेम हो, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर सिमिलर पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब ऑल स्क्वायर जो है वो भी सारे सिमिलर होंगे। और कौन से ट्राइंगल्स है जो सिमिलर होंगे, ट्राइंगल आपके सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होंगे वो आपके सिमिलर होंगे, ठीक है। वैसे ही फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होगी, मतलब उनकी साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, ना कि साइड्स इक्वल होगी। तो इसीलिए करस्पॉन्डिंग साइड जो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, गिवन गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में आप क्या कर सकते हो, देखो कोई भी दो स्क्वायर ले लो, ठीक है, उनकी साइज भले अलग कर देना, बस शेप सेम होना चाहिए। तो स्क्वायर अगर आप लोगे तो शेप तो सिंपल सी बात है सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और टू इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है वो ले लो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो भी आपके सिमिलर फिगर में आ जाएंगे, सिंपल हो गया कंप्लीट ये। अब नॉन सिमिलर फिगर में क्या लोगे आप, नॉन सिमिलर फिगर में आप कुछ भी ले लो। देखो जैसे मैंने एक ये ट्राइंगल लिया है, दूसरा ट्राइंगल मैंने इस तरीके से बना लिया है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया नॉन सिमिलर फिगर का। दूसरा हम क्या करेंगे, देखो ऐसा एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक बना लेंगे ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया नॉन सिमिलर फिगर का, ठीक। अब चलो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। अब देखो सिमिलरिटी के लिए हमारे पास दो कंडीशन फॉलो होना जरूरी है। एक तो क्या कि एंगल, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो करस्पॉन्डिंग साइड एस आर के करस्पॉन्डिंग क्या है आपका डी सी है, तो 1.5 अपॉन में 3 करेंगे तो इसमें रेशियो कितने का बनेगा 1/2 का। अब ये जो आर क्यू है या क्यू आर है वो बी सी के करस्पॉन्डिंग है, तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 1/2 बनेगा। सिमिलरली सारी जो साइड्स है करस्पॉन्डिंग उनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये जो है तो सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है ये जो है तो सिमिलर नहीं, ठीक है। चलो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन है सिमिलैरिटी के लिए, ठीक। अगली जो कुछ एक्सरसाइज आने वाली है, अगली जो ट्राइंगल से रिलेटेड, ट्राइंगल की सिमिलैरिटी से रिलेटेड 6.3 में हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए, तो उसमें हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये 6.1 को कंप्लीट करवाने के लिए जो बेसिक
सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं थेल्स थ्योरम क्या होती है, ठीक है। देख, थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल हैं तो उन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किस बेस पे किया जा सकता है। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक। और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में हो या प्रोपोर्शन में हो, ठीक। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका थेल्स थ्योरम का, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या इसको दूसरे वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, ठीक है। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि दो ट्राइंगल्स जो है वो इक्वी एंगुलर है, ठीक है। ऑलवेज इज ऑलवेज द सेम, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, अगर दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स है तो। यही चीज हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जो कि मैथमेटिशियन थेल्स ने दी थी, ठीक है। इसी थेल्स के नाम पर ही इसी थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम बनाया गया, ठीक। अब इस थेल्स ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर दो थ्योरम बनी हुई है, उस थ्योरम को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले उस थ्योरम में जो जो चीज़ें, जो ट्राइंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है, वो जो यूज होती है, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उसको समझ लेते हैं, ताकि थेल्स थ्योरम को समझने में और डिफाइन करने में, प्रूफ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। देखो, ये जो आपका है एक ट्राइंगल हमने मान लिया है, ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट ए से बेस बी सी पे मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी जो है, ए डी जो है वो एक तरीके से इसकी ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, और बी सी जो है वो उसका बेस हो जाएगा। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना, एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसका हाफ हो गया, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी हो जाएगा, और हाइट हो जाएगा यहाँ पे कितना, ए डी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, इतनी सी चीज़ है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करना है, ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है। इस पूरे थियरम में हमारे पास सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है। और ये सबसे इजी फॉर्मूला है, इसमें कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। अब देखो, अब दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया पी क्यू और आर, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बेस मानते हैं किसको, क्यू आर को, ठीक है। बेस हम लोग किसको मानेंगे, क्यू आर को अगर हम बेस मानते हैं तो हम इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाइट जो है तो बेस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब इसमें हम यहाँ पर कहाँ हाइट लेने जाएंगे, हमारे पास कोई पॉइंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से क्यू को थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे एस, पॉइंट एस पे, और यहाँ पर जो पी एस है उसको हाइट बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्यू आर के बेस की जो हाइट होगी वो क्या होगी, पी एस होगी। तो यहाँ से अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना हो किसका, पी क्यू आर ट्राइंगल का, ठीक है, तो क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट आएगा। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू आर, हाइट क्या हो जाएगी आपकी यहाँ से, पी एस। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम अगला थियरम जो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं उसमें यूज होने वाले हैं, इसीलिए ये जो थियरम है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। इसीलिए इसको अच्छे से मन लगा के समझिए। अब देखो, अब ये एक दूसरी चीज हो गई, अब तीसरी चीज, एक और चीज अच्छे से बता देता हूँ। देखो, अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, जैसे एक ये हो गई लाइन पैरेलल और एक ये वाली पैरेलल, मतलब ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। इसको ले लेते हैं L1 और ये एक L2, ठीक है। ये L1 और L2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2। अब इस L1 और L2 के पैरेलल में अगर हमने किसी एक कॉमन बेस से दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर कोई भी ट्राइंगल बनाया है, कितने भी ट्राइंगल बनाए हैं, तो उन सभी ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। देखो क्यों सेम होगा,
अगर हमको किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करते हैं, सिंपल। अब इसमें अगर आप देखो तो बेस, इन तीनों ट्राइंगल्स का जो बेस है वो सेम है, ठीक है। बेस आपका सेम हो गया एक तरीके से, बेस भी सेम है, ठीक है। और हाइट तो आप देख ही रहे हो, ये जो ट्राइंगल्स हैं इन ट्राइंगल्स का जो एरिया है, ठीक है, जो हाइट है वो इन दो पैरेलल लाइंस के पार हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही रहेंगे। तो हाइट हमेशा इस बेस पे, ठीक है, इस बेस से, बेस का नाम दे देते हैं, देखो बेस का नाम क्या देते हैं, एक्स वाई दे देते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड, अगर एक्स वाई जेड ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो उस एक्स वाई जेड में ये सारे जो ट्राइंगल हैं, ये जैसे जेड 1 ले लिया, इसको जेड ले लिया और ये जेड 3 ले लिया, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल्स, जो तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इनके तीनों का जो बेस है वो हमेशा सेम रहेगा। और सेम बेस है और हाइट भी जब सेम है, तो कितने ही हम लोग ट्राइंगल क्यों ना बना ले इस दो पैरेलल लाइंस के बीच में, उसका जो एरिया है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। अगर ये तीन चीज़, ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए हैं, तो अगली जो थ्योरम हम लोग प्रूफ करने वाले हैं उसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं थ्योरम को। देखो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 में क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल सा, कि अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, क्या, ए बी सी, ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी और बी सी साइड के पैरेलल, अगर हमने डी लाइन ड्रॉ करी है जो कि ए बी और ए सी, अदर टू साइड्स कौन सी होगी यहाँ पर, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, मतलब अलग अलग पॉइंट पर कट करती है, ठीक है। कैसी लाइन है, बी सी के पैरेलल है, डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, और ए बी और ए सी को दो अलग पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है। तो जो ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा वो ए और ई सी के बराबर होगा, ठीक है, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इफ डी जो है वो पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है, डी अगर पैरेलल होगी बी सी के, तो ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन में ई सी के। और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी है, ठीक है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए अपॉन में ई सी, इफ डी जो है वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के, ठीक है। तो चलो देखो पहले जो है, तो अगर इसको चाहे तो जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए हमारी, पहले वो समझ लेते हैं। देखो पहला जो रेशियो है वो हमारा क्या है, ए डी अपॉन में डी बी है, तो ए डी अपॉन में डी बी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जिसमें एक में बेस जो है वो हमारा क्या होगा, ए डी होगा, और दूसरा जो ट्राइंगल होगा उसमें बेस क्या होगा हमारा, डी बी होगा, ठीक। अब देखो हम ए डी का ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ट्राइंगल ले लिया हमने, ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया कौन सा, ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। इसमें अगर हम फाइंड आउट करते हैं एरिया किसका, एरिया ऑफ ए डी ई, ए डी ई का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस हमने क्या माना है, ए डी को माना है, बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए डी। अब ए डी के बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे जो कि इसके तीसरे पॉइंट की तरफ जाएगी। तो आपका तीसरा पॉइंट क्या है, ए डी ई का, ई, और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे ई की तरफ, ठीक है, या ई पॉइंट ई से बेस ए डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये आपका ई एन आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब हाइट आपकी क्या आ जाएगी, आपकी ई एन, ठीक है। इतनी सी चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, दूसरा एरिया फाइंड आउट करेंगे दूसरे ट्राइंगल का। देखो दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारा, बी डी ई, बी डी और ई होगा। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट, हाफ ऑफ, अब देखो बेस हम क्या लेंगे, बी डी लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ए डी अपॉन में डी बी, चलो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग बी डी ना लिख कर डी बी लिख लेते, ठीक है ना, डी बी।
ताकि ये AD अपन में DB वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। अब देखो इसमें जो है उसमें भी हमारा जो हाइट है वो EN ही होगा। क्यों होगा? देखो ये जो DB है इसका जो हाइट है, अब BD बेस को हम क्या करते हैं, D को थोड़ा N की तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉइंट E से हम लोग N पर जो परपेंडिकुलर लेंगे वही तो हमारा BD की हाइट आएगी ना। देखो यही चीज़ तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताई थी, पिछली स्लाइड में बताई थी कि अगर हमको इस QR का, ठीक है, QR के लिए परपेंडिकुलर बनाना हो तो हम यहाँ ना बनाकर, R के पॉइंट पे ना बनाकर E पॉइंट से नीचे की तरफ लेकर आएंगे जो कि QR के परपेंडिकुलर होगी लाइन। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पर भी तो यही चीज़ करी है। BD के लिए जो हाइट होगी वो हम EN से लेंगे। ठीक है ना, इस ट्राइंगल के लिए देखो BDE ट्राइंगल है, अब ये जो पॉइंट है वो E है, तीसरा पॉइंट। E पॉइंट से हम BD के बेस पे लाइन जब ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो कुछ EN के ही बराबर रहेगी वो भी। तो इसके लिए इस ट्राइंगल का जो हाइट होगा वो भी कितना होगा, EN ही होगा। ठीक है, कई बार कुछ बच्चे जो है तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस ट्राइंगल के लिए, BDE ट्राइंगल के लिए हम लोग यहाँ कहीं हाइट ना लेकर बाहर की तरफ हाइट क्यों ले रहे हैं। इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को पिछले स्लाइड में अच्छे से अलग से समझा दिया है कि BD को हम थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे N तक और पॉइंट E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे EN तक। तो उस हिसाब से हमारा BD की जो हाइट होगी वो हो जाएगी आपकी EN। ठीक है, BDE ट्राइंगल की जो हाइट होगी बेस BD के लिए वो क्या हो जाएगी, EN। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये चीज़ अगर क्लियर हो गई तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसका दोनों का रेशियो ले लेंगे। ठीक, अगर मान लो इसका रेशियो इसके साथ लेते हैं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा। तो पहले क्या बच गया हमारा, AD अपॉन में, फिर BD कर रहा हूँ, उसको DB कर लेते हैं, DB। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरे दो ट्राइंगल। अब हमको क्या करना है, AE और EC के का रिलेशन निकालना है। तो AE और EC, तो अब हम जो दो ट्राइंगल लेंगे वो AE और EC बेस के लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ले लेंगे कौन सा, ADE, और दूसरा ट्राइंगल क्या होगा हमारा, DEC। ठीक है, ट्राइंगल DEC। ठीक है, अब एरिया फाइंड आउट करेंगे किसका, ADE का। तो पिछले भी हमने मतलब पिछली बार भी हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया था किसका, ADE का, लेकिन तब हमने बेस जो है वो AD माना था। अब हम बेस AD नहीं मान रहे, अब हम बेस मान रहे हैं किसको, AE को। अगर हम बेस AE मानते हैं तो हाफ ऑफ बेस AE हो जाएगा। अब AE का, AE की जो हाइट है AE, ठीक है, AE को अगर हमने बेस माना है तो हम परपेंडिकुलर किधर तरफ लेंगे, तीसरे पॉइंट की तरफ, AE, और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, D। तो D से हम AE के ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो कौन सा आएगा, M आएगा। तो DM। ठीक है, DM हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी मतलब। ठीक है, एक तरीके से। अब वैसे ही एरिया फाइंड आउट करेंगे किसका, DEC का। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बेस हमारा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। अब इसी बेस के लिए अगर हम EC को, ठीक है, या CE को M की तरफ अगर आगे एक्सटेंड करते हैं तो जो DM है वही तो हमारी हाइट होगी। ठीक है ना, EC के लिए जो हाइट होगी वो DM ही होगी एक तरीके से। DEC ट्राइंगल के लिए जब हम बेस EC को मानेंगे तो ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, यही वाली हाइट होगी ना, DM। ठीक है, यही हाइट होगी हमारी। ये जो ट्राइंगल है DEC, ठीक है, ये जो DEC ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के लिए अगर EC हमने बेस लिया है तो बेस EC के लिए DM ही तो हमारी हाइट होगी। तो DM यहाँ से हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं, क्या रेशियो निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों को आप से आप कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, मतलब नॉर्मल क्या बचेगा, AE अपॉन में EC। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या आया है, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE।
ए डी अपॉन में डी बी। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। पहले इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको। अब एरिया ऑफ, दूसरा एरिया किसका फाइंड आउट किया था, ए डी ई और डी ई सी का, ठीक है। ए डी ई और दूसरा एरिया क्या है, डी ई सी, ठीक है। ये क्या आया था आपका, ए ई अपॉन में ई सी। अब आप यहाँ से देखो, हम क्या करते हैं, इन दोनों को, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करेंगे, एरिया लेफ्ट हैंड साइड को पहले एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो एरिया ऑफ ए डी ई ऑन में एरिया ऑफ बी डी ई आएगा, ठीक है। अब देखो इसको, इस पूरे पार्ट को, ठीक है, अगर हम यहाँ अपॉन में लिखेंगे और फिर ले जाएंगे, इससे बढ़िया हम क्या करते हैं कि इसको अपॉन में ना लिखकर इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया डी ई सी एरिया ऑफ ए डी ई। अब वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा, ए डी अपॉन में डी बी, और इसको डिवाइड ना करके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई सी अपॉन में ई। ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया हमारी यहाँ से। अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ ए डी ई से एरिया ऑफ ए डी ई कट जाएगा। अब एक मस्त चीज़ बताता हूँ, देखो यही चीज़ मैंने जो तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया था, क्या कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उस दो पैरेलल लाइन में अगर बेस हमारा सेम है, तो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो सारे ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो सेम होता है। अब देखो यही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ हो रही है, कैसे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी ई और ट्राइंगल डी ई सी, इसमें अगर आप देखो तो डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, बिल्कुल है पैरेलल। और बेस क्या है दोनों ट्राइंगल का, डी ई है, एक सेम बेस के ऊपर है ना, तो उस हिसाब से हमारे जो ये जो ट्राइंगल है बी डी ई और डी ई सी वो सेम होंगे। देखो सिंस ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी हैज सेम बेस, क्या, डी ई, ठीक है ना, एंड बिटवीन पैरेलल्स, किसके पैरेलल्स में है, डी ई एंड बी सी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और बेस उसका सेम है, इसीलिए ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी। अब जब एरिया, ये दोनों एरिया भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो ये भी तो एक दूसरे से कट जाएंगे ना यहाँ पर, ठीक है ना, बी डी ई और डी सी भी एक दूसरे से कट जाएंगे। बचा क्या, बचेगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन में डी बी इंटू ई सी अपॉन में ए। अब देखो यही चीज़ है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये सॉरी इसको ए ई करना है, ठीक। अब ये ए ई को न्यूमरेटर में ले लेंगे लेफ्ट साइड में और ई सी को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, ठीक है। तो ए ई अपॉन में ई सी हो गया बराबर ए अपॉन में डी बी हो गया, जिसको कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। यही चीज़ तो हमको प्रूफ करनी थी, ठीक, कंप्लीट हो गया ये। चलो ये थ्योरम समझ में आ गई, ये वाली थ्योरम अगर समझ में आ गई है आपको, तो अगली जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज के, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर ही वो एक्सरसाइज बनी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। चलो एक छोटा सा थ्योरम और है वो देख लेते हैं हम लोग। जो थ्योरम क्या दी हुई है 6.2, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि रेशियो सेम है, देन द लाइन इज पैरेलल। पहले क्या दिया हुआ था फर्स्ट वाली थ्योरम में कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो जो रेशियो होगा वो सेम होगा। अब रेशियो हमको सेम दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। क्या दिया हुआ, क्या हुआ है, गिवन
AD अपॉन में DB जो है वो आपका क्या होगा, AE अपॉन में EC होगा। इफ जो DE जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट मान लेते हैं कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट DE डैश जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। सिंपल। अगर DE जो है वो पैरेलल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी लाइन खींच लेते हैं, DE डैश जो कि पैरेलल होगी किसके, BC के। DE जो है वो पैरेलल होगी किसके, सॉरी DE डैश जो है वो पैरेलल होगी किसके, BC के। तो अगर DE डैश जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, तो उस हिसाब से हम थेल्स थ्योरम जो हमने पिछले वाले उसमें पढ़ी है, ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 6.1, ठीक है, इसमें लिख लो थ्योरम 6.1, ठीक है। 6.1 से अगर हम चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C, ये लिख सकते हैं ना। क्योंकि अगर ये D पॉइंट से ये जो पॉइंट DE गया है, DE डैश गया है, वो अगर आपका BC के पैरेलल है तो ये जो पार्ट है AD अपॉन में DB का वो AE डैश अपॉन में E डैश C के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, रेशियो जो है उन दोनों का सेम होना चाहिए। बट AD अपॉन में DB के बराबर हमारे पास क्या है, AE अपॉन में EC है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे AE अपॉन में EC लिख देंगे, AE अपॉन में EC बराबर AE डैश में E डैश C आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम दोनों साइड में, दोनों इक्वेशन में अगर +1 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, देखो +1 जोड़ने से क्या होगा, अगर ये 1 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं EC का, ठीक है। तो एक तरीके से EC यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर EC LCM ले लेंगे और यहाँ पर E डैश C LCM ले लेंगे। ये हो जाएगा आपका AE प्लस EC अपन में EC इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, AE डैश प्लस E डैश C अपन में E डैश C, ये हो गया। अब देखो AE प्लस EC, A पॉइंट से E पॉइंट तक गए, उसके बाद में EC, तो क्या हो जाएगा टोटल आपका AC अपॉन में EC, हो गया। अब AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश, ठीक है, यहाँ तक आया, E डैश C, तो ये दोनों को भी अगर आप जोड़ते हो तो क्या वैल्यू आ रही है, AC ही तो आ रही है। नीचे क्या है, E डैश C। अब अगर आप यहाँ से देखो AC से कट जाएगा, बचेगा क्या, EC इज इक्वल टू E डैश C, क्या बच रहा है, फाइनल कंक्लूजन क्या है, EC इज इक्वल टू E डैश C। बट we know that point E and E dash does not coincide, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि E डैश और E तो हमने अलग अलग पॉइंट लिया है, तो दोनों कोइंसाइड कैसे कर सकते हैं, तो देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। इसीलिए हमारा जो assumption था DE इज नॉट पैरेलल टू BC, वो जो है वो रॉन्ग था। देयरफॉर दस B जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC, ठीक। इतनी सी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है ये, तो अगली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजी होने वाली है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, और अगली एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन, ठीक है।